कोरोना का कहर लगातार जारी। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने लगवाया कोरोना का टीका, लोगों से कोरोना लगवाने की करी अपील। गिरिडीह में बीजेपी ने मनाया विश्वासघात दिवस, राज्य सरकार पर लगाया विश्वासघात करने का आरोप, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की मांग। पलामू में खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई, गेहूं की बोरी में मिला 7 किलो पत्थर, खाद्य आपूर्ति विभाग के खिलाफ लोगों की नाराजगी जाहिर। दुमका में एसीबी की टीम को मिली बड़ी कामयाबी, एसीबी ने घूसखोर पेशकार को किया गिरफ्तार, खतियान में नाम जोड़ने के लिए मांगी थी रिश्वत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने रांची के सदर अस्पताल में कोरोना का टीका लिया। उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन दिया गया। वैक्सीनेशन के बाद विधानसभा अध्यक्ष को आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन कक्ष में समय बिताने के लिए रखा गया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष को किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। अस्पताल के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए वे सदर अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट दिखे और साथ ही उन्होंने बेफिक्र होकर कोरोना का वैक्सीन लेने की अपील की। व्यवस्था लेके वो काफ़ी उन्होंने खुशी जाहिर की कि यहाँ व्यवस्था अच्छी है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है। उन्होंने आप लोग भी देख ही रहे हैं, व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कौन सा टीका लगा उनको सर? और कोविशील्ड लगा। अभी उनका जिस तरह का जो परिस्थिति लेकर के अस्पताल में आए थे उनसे काफ़ी बेहतर हैं और हमने भी उनसे आग्रह किया कि डॉक्टर के सलाह के मुताबिक ही चलें। डॉक्टर आपको अगर 2-4 रोज रखते हैं अस्पताल में किन ऑब्जर्वेशन में, तो आप निश्चित रूप से ठहर जाइए। बंगाल में इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है। जनता ने बीजेपी को सत्ता में लाने को लेकर मन बना लिया। बंगाल के वोटरों को डराया और धमकाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बंगाल को लेकर भाजपा की तैयारियों पर ये बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 10 सालों की सरकार से बंगाल की जनता त्रस्त हो गई है। ऐसे में बंगाल की जनता खुले मन से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। देखिए, बंगाल चुनाव में इस बार बंगाल की जनता पिछले 10 सालों की सरकार से बहुत त्रस्त है। उन्हें बहुत डराने की कोशिश हो रही है, बहुत तरीके से उस जनता के ऊपर में कोशिश किया जा रहा है मानसिक दबाव बनाने का। पर इस बार बंगाल की जनता खुले मन से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए बहुत तैयारी के साथ जनता मतदान करे। दिल्ली के बाद रांची में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 के लिए स्टेक होल्डर समिट का आयोजन किया गया था। इसमें झारखंड के उद्यमी शामिल हुए थे, लेकिन अब तक राज्य में निवेशकों की दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्य में बंद पड़े उद्योगों को चालू कराने में सरकार पूरी तरह से विफल रही है, लेकिन राज्य सरकार इन उद्योगों को चालू करवाने की बजाय सिर्फ निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दिखावा कर रही है। इस मामले में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि एक और मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर उद्योगपतियों को झारखंड में निवेश करने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर पहले से लगे हुए उद्योग जिस पर हजारों लोग आश्रित हैं, वे बंद हो रहे हैं। रांची में ओरिएंट क्राफ्ट ने इरवा और खेलगांव में 2 टेक्सटाइल यूनिट लगाई थी, जो 1 साल चलने के बाद अगस्त 2020 में बंद हो गई। कंपनी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि झारखंड की टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत 1 साल से उसे सब्सिडी नहीं दी गई, जबकि कंपनी ने अनेक बार सरकार से गुहार लगाई थी। इन दोनों यूनिट के बंद होने से 3500 परिवार के जीवन यापन पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है।
राज्य सरकार इन कंपनियों को पुनर्जीवित करने के लिए कोई योजना लेकर नहीं आ रही है, बल्कि उल्टी इस कंपनी से जमीन वापस ले रही है। राज्य सरकार हवाई माहौल तैयार करने के लिए सरकार के द्वारा निवेशकों को बुलाने का नाटक किया जा रहा है। ये दिल्ली जा रहे हैं, रांची में कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि पहले से जो झारखंड में जिन उद्योगपतियों ने निवेश करके रखा है और जो सरकार की गलत पॉलिसीज के कारण जिनके उद्योग बंद हो रहे हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री जी के पास क्या योजना है। अगर आप ओरिएंट क्राफ्ट का उदाहरण देखें तो वो अगस्त 2020 में इरबा और खेलगांव की उसकी दोनों इकाई बंद हो गई और करीब 3500 लोग इससे बेरोजगार हो गए। और जबकि इस राज्य सरकार के द्वारा जो टेक्सटाइल सब्सिडी दी जाती है पिछले 1 वर्ष से इस कंपनी को नहीं मिला था। और इसके अतिरिक्त हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय जिन निवेशकों ने निवेश करने की इच्छा जाहिर की थी, उनके साथ भी ये सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। जो यहाँ के स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं जो सिक हो गए हैं, उनको भी पुनर्जीवित करने की सरकार के पास कोई योजना नहीं है। वहीं उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने कहा है कि सरकार की दूसरी वर्षगांठ के पहले तक बंद पड़े उद्योगों को खोलना है। विभाग इस दिशा में काम कर रहा है। ऐसे उद्योगों की संख्या 634 है जिन्हें विभाग ने चिन्हित किया है। उन्होंने कहा है कि नए निवेश से ज्यादा जरूरी है कि पुराने निवेश को बढ़ाया जाए। झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी का मैंने पहले भी बताया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जिनके लिए पॉलिसी बन रही है उनका फीडबैक ले लें, उनके सजेशंस ले लें, उनसे पूछ लें, उनके जो भी फीडबैक्स आएंगे अभी तक की पॉलिसीज क्यों इम्प्लीमेंट, अगर उनको लगता है कि और बेहतर तरीके से हो सकती थी और खराबी पर बेहतर कर सकती थी, या इस बार जैसे हम लोग कुछ नई चीज़ें जोड़ रहे हैं, टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, तो क्या कुछ लोगों के जैसे सुझाव आ रहे हैं कि फार्मा में भी आप इंस्टीट्यूट्स को जोड़ें, BIT जैसे इंस्टीट्यूशन को शामिल करें, तो वो सजेशन जब आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी पॉलिसी इस तरह की बन सकेगी कि 5 साल में हम लोग भी कह सकेंगे कि इस पॉलिसी पीरियड में हम इतनी चीज़ों को धरातल पर उतार सकें। राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने की पहल और पिछली सरकार ने भी किया था, लेकिन परिणाम क्या निकले ये झारखंड में किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में वर्तमान सरकार भी राज्य में निवेशकों को छोड़ बाहरी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है। लेकिन इसके परिणाम अगर पूर्ववर्ती सरकार की तरह ही आए तो इससे सरकार की किरकिरी होना एकदम तय है। VIP न्यूज के लिए कुमार कामेश की रिपोर्ट, रांची। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में जिस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को घेरती नजर आ रही है, उस पर सीएम हेमंत सोरेन ने पहली बार बीजेपी पर खुलकर बोला। विधानसभा में बीजेपी पर बरसते हुए सीएम ने कहा कि शेर को जैसे खून पीने की लत लग जाती है, वैसे ही बीजेपी आदमखोर हो गए हैं। ये पहले वोट खरीदते हैं, फिर विधायक सरकार तोड़ो और सरकार बनाओ, बस इनका यही काम रह गया है। साथ ही राज्य के बीजेपी विधायकों पर तंज कसते हुए सीएम ने बड़ा बयान दिया। कई संस्थाएं धाराशायी हो रही हैं। इनको एक नशा सा आ गया है। कहावत है ना, 50 को खून पीने का एक लत लग जाए या शेर को खून पीने का लत लग जाए तो आदमखोर हो जाता है। वही स्थिति है। इनको सरकार बनाना, पहले वोटरों को खरीदो, वोटर नहीं खरीदाते हैं तो विधायकों को खरीदो, विधायक नहीं खरीदाते हैं तो MLA को खरीदो, वो भी नहीं खरीदते हैं तो ED, CBI, इनकम टैक्स दौड़ा दो। ये स्थिति है अध्यक्ष, और ये इनको बर्दाश्त नहीं होता। यहां पर इनकी सरकार। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे राज्य में विश्वासघात दिवस मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से गिरिडीह सदर प्रखंड मुख्यालय में धरना देकर बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की गई। मौके पर भाजपा जिला युवा अध्यक्ष रंजीत रॉय ने सरकार पर नौकरी और रोजगार भत्ता नहीं देने के नाम पर युवाओं से साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। साथ ही मांग पूरी होने तक युवा मोर्चा की तरफ से सक्रिय होकर आंदोलन जारी रखने की बात कही।
अत्याचार हुआ, इस कलयुग में अवतार जो हुआ है सो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का हुआ है। यह गरीबों से आगे छलने में पब्लिक ने आपको वोट दे दिया है। बीजेपी ने विश्वासघात दिवस मनाया है। इस दौरान आपको बता दें कि राज्य सरकार पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया जा रहा है। लगातार प्रदर्शन किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सभी इकट्ठे हुए हैं और विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है। आपके बारे में अगर जानता तो अभी अगर चुनाव जब से यह सरकार बनी है, जब से सरकार आया है गद्दी पर है, वो आपको मालूम होगा कि जब इसी प्रकार से अत्याचार हुआ, इस कलयुग में अवतार जो हुआ है सो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का हुआ है। यह गरीबों से आगे छलने में पब्लिक ने आपको वोट दे दिया है। आपके बारे में अगर जानता तो अभी अगर चुनाव जब से यह सरकार बनी है, जब से सरकार आया है गद्दी पर है, वो आपको मालूम होगा कि जब इसी प्रकार से अत्याचार हुआ, इस कलयुग में अवतार जो हुआ है सो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का हुआ है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए संवाददाता मुन्ना प्रसाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्या कुछ उनकी तरफ से बात की जा रही है? किस लिए विश्वासघात दिवस मनाया जा रहा है? जी, दरअसल अभी वर्तमान सरकार जो अभी चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सोरेन की सरकार में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की से संबंधित लगातार इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री की ओर से। लेकिन यहाँ पे भाजपा का सीधा आरोप है कि जो सरकार कह रही है एक तरफ कि हम उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे बेरोजगारों को, लेकिन दूसरी तरफ वैसे लोगों को ही चिन्हित किया जा रहा है जो ट्रेंड होकर के बेरोजगार बैठे हुए हैं। क्योंकि बेरोजगारी यहाँ बड़े पैमाने पर है और लोग डिग्री हासिल करके भी बेरोजगारी पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, वैकेंसी नहीं निकल रहा। इस कंडीशन में उनके साथ तो परेशानी है युवाओं के साथ में। खास करके सरकार एक तरफ कह रही है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन उसके जगह पर अनेक तरह का वो कैटेगरी तय कर दी है, जिस कारण बस नाम मात्र के लोगों को इसका लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने आज प्रदर्शन किया है, प्रखंड मुख्यालय में धरना दिया है और सरकार से मांग किया है कि इस मामले में आप संशोधन करें और जो भी बेरोजगार लोग हैं, जो शिक्षित बेरोजगार हैं और जो किसी भी तरह से नौकरी के लायक हैं, आप एक तरह वैकेंसी नहीं निकाल रहे तो उनको आप भत्ता दें। उनका ये मांग है। इसी को लेकर के बीजेपी विश्वासघात दिवस मना रही है कि आप कहते कुछ है और करते कुछ है। जी। मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी दी गई है, तो कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा? इसका जिम्मेदार अगर ये लंबा चलता है तो कौन होगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? जी, दरअसल एक तरफ तो यह राजनीतिक लड़ाई भी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और खास करके मोर्चा इसमें अगली पंक्ति में ना वही अग्रिम भूमिका निभा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इसमें यदि बेरोजगार भत्ता बेरोजगारों को नहीं मिलता है, जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा और किसी भी हाल में इस आंदोलन को हम लोग रोकेंगे नहीं और उसके लिए सरकार को हर तरह से घेरने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद मुन्ना प्रसाद संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी आंदोलन कर रही है। विश्वासघात दिवस बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है और सरकार को जमकर घेरने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल की ओर से लातेहार जुलैकाई ने मनिका प्रखंड कार्यालय में एक दिवसीय धरना दिया। इस धरने की अध्यक्षता बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अंकित राजगोलू ने की। इस मौके पर झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। देखिए, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और जब 2019 चुनाव हुई थी उसमें हमारे जो भी वर्तमान सरकार है उनके मुखिया के द्वारा, उनके पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र आया था कि हम हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन आज तक करीब 1.25 साल बीत चुका है, लेकिन अभी तक बेरोजगारी भत्ता का कोई चर्चा नहीं है। अभी हाल फिलहाल के विधानसभा में बेरोजगारी भत्ता का चर्चा भी हुई है, लेकिन उसमें 5,000 प्रति वर्ष
रांची के सिमडेगा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ये मामला जिले के कोटवार पंचायत का है, जहां पर टीकाकरण केंद्र पर कोरोना टीका लेने के बाद एक वृद्ध कुछ देर बाद मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वृद्ध टीका लेने के 10 मिनट के बाद ऑब्जर्वेशन में बेहोश हो गया, जिसके बाद इलाज के लिए वृद्ध को रांची के रिम्स लाने के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में मजिस्ट्रेट का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा कि किस तरीके से वृद्ध की मौत हुई है। तो इस दौरान वैक्सीन लगवाने वृद्ध की मौत हुई है। आपको बता दें कि कोरोना का टीका लगवाने के लिए एक वृद्ध पहुंचा था, जिसके बाद वो ऑब्जर्वेशन में 10 मिनट के लिए गया और वैसे ही बेहोश हो गया, जिसके बाद रांची के रिम्स ले जाते समय वृद्ध की मौत हो गई है। बड़ा मामला इस दौरान देखने को मिल रहा है रांची से, जहां पर कोरोना का टीका लगवाने के दौरान ही एक वृद्ध की मौत हुई है। आपको बता दें कि वृद्ध टीका लगवाने के लिए पहुंचा था और टीका लगवाने के बाद जैसे ही वो ऑब्जर्वेशन में गया 10 मिनट बाद वृद्ध बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे रिम्स लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के भेज दिया गया है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही बताया जाएगा कि किस तरीके से वृद्ध की मौत हुई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे पास आशीष कुमार संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशीष, इतनी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद ही वृद्ध की मौत हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ देखने मिला? जी देखिए, बात ये आपका 65 ईयर्स के बुजुर्ग थे जो 10 किलोमीटर पैदल चल के पहुंचे थे वैक्सीनेशन लेने के लिए। जो वैक्सीनेशन लेने के 10 मिनट बाद ही उनकी तबियत खराब होनी शुरू हो गई, उनको फीवर आना स्टार्ट हो गया, उन्हें वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो गया, जिसके बाद उनको जल्दी अफरा तफरी में सदर अस्पताल सिमडेगा में एडमिट कराया गया, जहां पे तबियत और बिगड़ती देख उन्हें रिम्स रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में आते वक्त ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए रख दिया गया था। आज जो डॉक्टरों की टीम गठित हुई थी इस पूरे मामले को जांच करने के लिए कि वैक्सीनेशन लेने के बाद कैसे उनकी मौत हुई, इसको लेके आज जो आपके टीम डॉक्टरों की टीम थी उन्होंने उनके सामने ही पोस्टमार्टम सारा किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बता सकते हैं कि पूरी मामला क्या है। आशीष, क्या वृद्ध का चेकअप वैक्सीन लगवाने के पहले किया गया था? किसी बीमारी से वृद्ध पीड़ित था? देखिए, जैसे कि परिजनों का कहना है कि वृद्ध का कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, क्योंकि वो 10 किलोमीटर दूर से पहाड़ से नीचे तरफ आए थे पंचायत तरफ वैक्सीनेशन लेने के लिए। इनसे पहले कोई तबियत खराब नहीं थी, लेकिन माना जा रहा है कि शायद ज्यादा चलने के कारण या बीपी बढ़ने के कारण भी कुछ दिक्कतें आ सकती है, लेकिन अभी जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आता तो इस चीज की कोई खुलासा या कोई पुष्टि नहीं की गई है। जी अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि एक वृद्ध की मौत हुई है वैक्सीन लगवाने के 10 मिनट बाद ही ऑब्जर्वेशन के दौरान। जिले के सभी 9 प्रखंडों में आज पंचायत स्तरीय विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया, जहां विशेष टीकाकरण अभियान में 60 साल से अधिक के वृद्धजनों और 45 से 59 साल के गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को कोविड-19 का टीका दिया गया। इसके लिए सरायकेला जिले के 132 पंचायत में से पहले चरण में 44 पंचायतों में कैंप लगाकर विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वैसे टीका लगाए जाने के बाद आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा है, तो वहीं कैंप में सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। पहली बारी वैक्सीनेशन स्टार्ट की है ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ 45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 59 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 60 ਇਅਰਸ ਉਹਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ।
पलामू से खाद्य आपूर्ति विभाग में अनाज की गुणवत्ता में हो रही धांधली का मामला सामने आया। मामला हुसैनाबाद के देवरी खुर्द पंचायत के खाद्य आपूर्ति गोदाम का है, जहां गेहूं की बोरी में 7 किलो का पत्थर और मिट्टी पाया गया, जिसको लेकर पीडीएस डीलर समूह की महिलाओं और ग्राहकों ने जिला खाद्य आपूर्ति प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। यहाँ बोरा खोले तो आधा से बेसी मिट्टी निकल गया, गेहूं कम था, इसमें पत्थर भी है और मिट्टी भी ज्यादा है। ये समस्या है कि गेहूं में पत्थर निकल गया है 7 केजी के, और चौथा भाग में 1 भाग मिट्टी है, गेहूं है, और 3 भाग मिट्टी है। इससे पहले से भी केसरी देव। दुमका में एसीबी की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, एसीबी की टीम ने बंदोबस्त कार्यालय में पदस्थापित एक पेशकार को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। परिवाद आनंद हासला नामक युवक से हथियार में नाम दर्ज कराने के लिए बंदोबस्त कार्यालय में पदस्थापित राजीव कुमार द्वारा पैसे की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत युवक ने एसीबी से की। मामले में कार्रवाई करते हुए एसीबी ने पेशकार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मधुपुर उपचुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री के साथ साथ समिति के पदाधिकारी शामिल हुए। चुनाव समिति में शामिल नेताओं ने मधुपुर उपचुनाव के लिए आए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया और उस पर चर्चा की। झारखंड प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदरणीय दीपक प्रकाश जी की अध्यक्षता में हुई। उसमें चुनाव समिति के प्रमुख नेता हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी, आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी सहित तमाम लोग उपस्थित हुए हैं। और चुनाव समिति में 6-7 कार्यकर्ताओं का मधुपुर क्षेत्र से नाम आया है, विचार चल रहा है। और चुनाव कमेटी ने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, आदरणीय प्रतिपक्ष नेता श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी को और माननीय संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी को अधिकृत किया है। शहर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसको देखते हुए शहर के सभी वैक्सीन सेंटरों पर लोगों की तादाद भी बढ़ने लगी है। धीरे धीरे लोग अपने अपने घरों से निकलकर कोरोना का वैक्सीन ले रहे हैं। एसपी और राम कुमार ने झरिया इलाके के भौरा ओपी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न फाइलों को पूरी तरह चेक किया और मौजूद अधिकारियों को लंबित पड़े मामलों के तुरंत खत्म करने के निर्देश दिए। भौरा ओपी का इंस्पेक्शन है, लंबित कांडों का समीक्षा, बाकी थाना अवलोकन का समीक्षा भी होगा। आज सर क्षेत्र में नाकाबंदी भी किया जा रहा है, तो द्वारा क्या उस पर भी आपकी ध्यान रहेगी, नजर रहेगी? रेगुलर हम लोग का एंटी क्राइम चेकिंग है और इसमें पूरा धनबाद जिला में रेगुलरली एंटी क्राइम चेकिंग और फुट पेट्रोलिंग भी करवा रहा है। ये एक रेगुलर। हॉकी में झारखंड को पूरे देश में विशिष्ट पहचान दिलवाने वाले जयपाल सिंह मुंडा की आज पुण्यतिथि है। हालांकि इस मौके पर उन्हें सम्मानित करने में प्रशासन की ओर से खासा इंतजाम नहीं किया गया था। राजधानी स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में सुबह से उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर किसी भी प्रकार की कोई तैयारी देखने को नहीं मिली। इस मौके पर वीआईपी न्यूज़ की टीम ने पदाधिकारियों से बातचीत की, तब जाकर उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हॉकी के पूर्व खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा की पुण्यतिथि के मौके पर राजधानी रांची के कई संगठनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अंतु तिर्की ने मीडिया से बातचीत करते हुए जयपाल सिंह मुंडा की जीवनी पर प्रकाश डाला। आपको बता दें, जयपाल सिंह मुंडा की अगुवाई में भारतीय हॉकी टीम ने 1928 के ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था। शुरुआत की आज 15 मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा का पुण्यतिथि मना रहे हैं और राज्य स्तर पे आज हम लोग झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा हम लोग के लिए दोहरा जिम्मेवारी बन जाता है
कि अपने पुरखों और अपने पूर्वजों का नाम को रोशन करने के लिए उनकी पुण्यतिथि में हम लोग को जोरदार तरीके से बातों को रखने की ज़रूरत है। आज अलग राज्य का निर्माण का आंदोलन का जो बुनियाद रखने वाले जयपाल सिंह मुंडा को भी आज तक झारखंड आंदोलनकारी के रूप में उनको सरकारी गजट में प्रकाशित तक नहीं किया गया है। आज हम लोगों को बड़ा दुख के साथ ये भी कहना पड़ता है कि जो मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा जी जो सपना देखे थे बृहद झारखंड का, वो झारखंड तो नहीं मिल पाया, लेकिन जो झारखंड मिला है आज, वो झारखंड में भी आज हम लोग यहाँ उपेक्षित महसूस करते हैं, जिसके लिए ये झारखंड राज्य बना। यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के मूलवासियों के लिए, यहाँ की जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए, यहाँ के खान खनिज की रक्षा के लिए, लेकिन आज भी यहाँ की जल जंगल ज़मीन लूटा जा रहा है। यहाँ के खान खनिज बाहरी लोगों के कब्जे में है और यहाँ के जो आंदोलनकारी हैं, जिन लोगों के बदौलत ये झारखंड अलग हुआ, वो आंदोलनकारी आज भी अपने अधिकार के लिए आंदोलनरत हैं। चंद लोगों को आंदोलनकारी के रूप में